हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब हम केवल और केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ही डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोग एकदम सीरियल नंबर से लेक्चर को बना रहे थे कि एक चैप्टर का अलग दूसरे चैप्टर का अलग, अभी उसको फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दिया गया है। जैसा कि क्लास 12th का इस समय एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में, तो उसके मद्देनज़र हम लोग केवल अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ से एक प्रकाश इस पर आपतित होती है। इस प्रकाश को बुलाया जाता है आपतित प्रकाश किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट। अब ये प्रकाश इस पॉइंट पर आकर के प्रिज्म के इस पॉइंट पर आकर के टच करता है। हम इस प्रिज्म का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो प्रकाश जब किसी तल पर गिरता है तो सबसे पहले उस प्रकाश के अपवर्तन को दिखाने के लिए या परावर्तन को दिखाने के लिए हमें उस तल पर एक अभिलंबवत लाइन खींचनी पड़ती है जो कि काल्पनिक होती है। तो हम भी यहाँ पर एक इस वाले तल का अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब हमेशा तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका 90 डिग्री से एक कोण बना देंगे। यह है अभिलंब। अगर ये प्रकाश इस प्रिज्म के साथ अपवर्तित नहीं होती तो ये प्रकाश सीधे अपने मार्ग में आगे की तरफ निकलती है। ये इसका मार्ग इस तरीके से आगे की तरफ जाता, लेकिन यहाँ से इनके माध्यम में परिवर्तन हो जाने के कारण, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये बाहर वायु है और ये कांच का बना हुआ है, तो ये माध्यम हो जाएगा कांच, मतलब कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश जब कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो प्रकाश इस तरीके से सीधे जा रही थी, अभिलंब ये इसका है, तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अर्थात प्रकाश अब वो इस तरीके से होकर के जाएगी। ये वाली प्रकाश अपवर्तित हो चुकी है, इसलिए इसका नाम है अपवर्तित प्रकाश किरण। हम इस वाले लाइन का नाम दे देते हैं P, ये है Q और इसका नाम दे देते हैं R। जब ये इस तल पर पड़ा तो इसका भी अपना एक अभिलंब होगा, बना देते हैं इसका भी अभिलंब। अब ये फिलहाल के लिए कांच है, मतलब कि ये सघन माध्यम में है और यहाँ पर वायु है, अर्थात ये विरल माध्यम में है। तो प्रकाश यहाँ से सघन में से विरल की तरफ जा जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए कि विरल माध्यम से प्रकाश सघन में गई, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और जब कभी सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अगर ये लाइन आगे की तरफ बढ़ता तो प्रकाश इस तरीके से सीधे जाती अगर इसके माध्यम में परिवर्तन नहीं होता तो, परंतु यहाँ माध्यम में परिवर्तन होने के कारण ये प्रकाश सीधे न जा करके अब इस बार अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब ये प्रकाश किरण इस तरीके से आगे की तरफ जाएगी। ये प्रकाश किरण इस प्रिज्म से बाहर निकल रही है, इसलिए इसका नाम है निर्गत किरण, और R के बाद इसका नाम दे देते हैं S। तो जो भी यहाँ से प्रकाश इंटर करेगा वो इस साइड निकलेगा। जब कभी भी प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो ये हमेशा उसकी आधार की तरफ झुक जाता है। ये प्रकाश हमेशा जब कभी भी प्रिज्म से गुजरेगा तो उसकी आधार की तरफ झुक जाएगा। ये इस प्रिज्म की अपनी एक खास बात होती है, या कह सकते हैं उसकी एक अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब जब ये प्रकाश इस अभिलंब के साथ इंसिडेंट होता है तो इसका नाम रख देते हैं इंसिडेंट एंगल, दिखाते हैं आई से। यहाँ से ये वाला प्रकाश
यहाँ से ये वाला प्रकाश झुकने के बाद एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, निर्गत हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखते हैं एग्जिट एंगल और दिखाते हैं ई से। यहाँ से ये प्रकाश अपवर्तित हुई है, रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए इसको दिखाते हैं आर से। इसको लिखते हैं R1 और इसको लिखते हैं R2। ठीक है। अब यदि हम देखें तो टोटल प्रकाश के ऊपर यदि हम देखें तो हमारा पहला ओरिजिनल प्रकाश था PQ। अगर ये सीधी रेखा में जाती तो ये इस तरीके से जाती, जो कि रेड लाइन से दिखाया गया है। परंतु पहली बार यहाँ अपवर्तन होने के कारण ये थोड़ा सा झुक गई, फिर यहाँ पर अपवर्तन होने के कारण ये थोड़ा सा और झुक गई। मतलब प्रकाश इस तरीके से जा रही थी शुरू में और फाइनल में वो इस तरीके की पोजीशन में आ गई। तो अगर हम देखें, पूछे कि कितना झुकाव हुआ, कितना विचलन हुआ इस प्रकाश के साथ, तो हम इस वाली लाइन को पीछे बढ़ाते हैं और इसको यहाँ पर मिलाते हैं। यहाँ पर एक कोण बनता है जिसका नाम है डेल्टा। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। यही विचलन कोण बताता है कि प्रकाश अपने मार्ग से टोटल कितना विचलित हो गई है। शुरू में ये प्रकाश सीधे जा रही थी, अब टोटल विचलित हो गई है इतना, उस एंगल का नाम कितना है? डेल्टा। इसे ही विचलन कोण कहते हैं। क्या यहाँ तक का बात समझ में आया? अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इस फिगर में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमने फिगर में नहीं दिखाया था। अब हमने कुछ ज़रूरी चीज़ों को यहाँ पर हमने दिखा दिया, जैसे कि ये पॉइंट M हो गया, ये पॉइंट N हो गया, ये प्रिज्म कोण A हो गया। आप इस वाले A को और इस वाले A को डिफरेंस समझिए। ये A प्रिज्म का एक साइड का हिस्सा बताता है, मतलब कि वो वर्टेक्स है उसकी बात करता है, जबकि ये इंटीरियर साइड में जो बना हुआ A है ये बताता है कि ये प्रिज्म कोण A है। तो जब एंगल की बात करेंगे तो इसका नाम लेंगे, और जब हम कभी त्रिभुज के साथ या प्रिज्म के लिए यूज़ करेंगे तो हमेशा ऊपर वाले A का नाम लेंगे। इसलिए हमने इसको 2 कलर से बना दिया है। आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, देखिए तो इस वाले प्रिज्म के अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज का नाम चतुर्भुज है AQMR। यदि हम इस चतुर्भुज की बात करें तो हमारे पास 4 एंगल, 1, ये 2, ये 3, ये पूरा 4, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए हम इसको लिखते हैं। एंगल A प्लस ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं। इस वाली लाइन के साथ ये वाली लाइन टोटल 90 डिग्री पे बनी हुई है, क्योंकि अभी हमने समझा कि किसी भी तल पर जब कोई अभिलंब खींचा जाता है तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये तल, ये अभिलंब, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण 90 डिग्री है। फिलहाल इस एंगल का नाम क्या है? AQM। तो यहाँ प्लस में लिखेंगे एंगल AQM प्लस में। इस वाले एंगल को लिखने के लिए कैसे दिखाते हैं? QMR। एंगल QMR प्लस इस वाले एंगल को दिखाने के लिए क्या करेंगे? ARM। ARM बराबर 360 डिग्री। अभी हमने आपको बताया ये एंगल A वैसा ही रहेगा, AQM 90 डिग्री है, प्लस एंगल QMR वैसा ही रहेगा, और ARM फिर से 90 डिग्री है, बराबर 360। 90 हो जाएगा 180। तो एंगल A प्लस एंगल QMR प्लस में 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल QMR बराबर, ये 180 उधर जाएगा तो 360 में से 180 माइनस होने के बाद इधर फाइनली बचेगा 180 डिग्री। अगर यहाँ से एंगल A की वैल्यू निकाली जाए तो ये QMR उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल QMR, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इस फिगर में आप एक ट्रायंगल को भी देख सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल है? QMR। अगर इस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल हैं। एक होगा
आर क्यू एम। जब हम लोग लिखते हैं आर क्यू एम, तो इस तरीके की लिखी हुई चीज़ों में जो बीच में आता है उसी एंगल की बात होती है। तो जैसे अगर लिखा जाए कि आर क्यू एम मतलब कि बीच में ये आता है, तो इस एंगल की बात हो रही है। चलिए इसको लिखते हैं। त्रिभुज आर क्यू एम में लिखेंगे आर क्यू एम, एंगल आर क्यू एम प्लस क्यू एम आर प्लस में एम आर क्यू बराबर, त्रिभुज है तो इसका टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। अब आर क्यू एम ये कितना डिग्री है, तो इसका नाम है R1, तो आर क्यू एम की जगह लिखेंगे R1 प्लस क्यू एम आर, इसमें कोई एंगल नहीं दिखाया गया है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू एम आर प्लस फिर से एम आर क्यू ये कितना है R2, तो इसकी जगह लिख देते हैं R2 बराबर 180 डिग्री। इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, R1 प्लस R2, ये क्यू एम आर को उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्यू एम आर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान दें तो इसमें का राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के साथ मैच करता है। तो अगर किसी दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड आपस में मैच करते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में मैच करने चाहिए। अर्थात ये ऐसे कह सकते हैं कि यदि इनका राइट हैंड साइड बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा R1 प्लस R2 के। तो अब एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिख सकते हैं ए बराबर होगा R1 प्लस R2 के। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम फिर से वापस से इस फिगर के बारे में यदि आएँ तो हम इस वाली लाइन के ऊपर यदि ध्यान दें और इस वाली लाइन के ऊपर यदि ध्यान दें तो ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, और जब काटती हैं तो हम लोग शीर्षाभिमुख से जानते हैं कि इधर का एंगल इधर के एंगल के बराबर होता है। तो यदि इधर का एंगल आई है तो इधर का टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल आई होना चाहिए था, जिसमें से R1 बन चुका है तो ये कितना होगा I माइनस R1, ये वाला एंगल होगा I माइनस R1। यहाँ इसको हम बगल में लिख के दिखाते हैं आपको, ये एंगल होगा I माइनस R1। ठीक ऐसे ही यदि इस साइड बात करें तो ये हरी वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन जो पीछे की तरफ जा रही है ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। तो फिर से यहाँ पर शीर्षाभिमुख अप्लाई होगा तो इधर का एंगल E इधर के टोटल एंगल E के बराबर होना चाहिए, जिसमें से R2 बन चुका है तो ये एंगल कितना होगा E माइनस में R2। अब उस फिगर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ बनाते हैं। आपको ऐसा फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। NQR ये वाला ट्रायंगल और ये लाइन आगे की तरफ बढ़ती हुई। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि इनका आंतरिक कोण, अगर ये A है और ये B है ये C है, तो इनका आंतरिक कोण A प्लस B बराबर होता है बाह्य कोण C के। ये आपने कक्षा 9 या 10 में एक प्रमेय के माध्यम से पढ़ रखा होगा, उसका यहाँ पर हमको यूज़ करना है। तो अगर इसके हिसाब से हम यहाँ चेक करें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा कि ये वाला एंगल कितना है I माइनस में R1, I माइनस में R1 प्लस दूसरा वाला एंगल कितना है E माइनस में R2, E माइनस में R2, इन दोनों का योग बराबर होगा बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या है डेल्टा, हो गया बराबर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं I ये प्लस में है ये भी प्लस में है, E लिख सकते हैं।
अब इसको लिखेंगे -R1 और इसको लिखेंगे -R2 बराबर में डेल्टा। अब इन दोनों में से यदि माइनस को कॉमन ले लें तो हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा डेल्टा, और इधर की चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब यदि हम समीकरण 3 से देखें तो R1 प्लस R2 बराबर क्या जानते हैं, A। तो इस जगह A लिख देंगे, अब बराबर में इधर डेल्टा, इधर की चीज़ें वैसे ही रहेंगी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। कहाँ से आया है तो यहीं साइड में लिख लेंगे, समीकरण 3 से। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और समीकरण 3 और 4 का यूज आगे की तरफ करना है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस समीकरण नंबर 4 को देखेंगे तो इसमें डेल्टा आया है और आई आया है। डेल्टा है हमारा विचलन कोण और आई है हमारा इंसिडेंट एंगल। तो इस समीकरण को देख करके पता चलता है कि विचलन कोण का मान आई के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हम लोग विचलन कोण डेल्टा और आई के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, हिंदी में बोला जाता है इसको न्यूनतम विचलन कोण, और दिखाते हैं डेल्टा मिनिमम से। ये डेल्टा होता है और ये होता है आई। तो इस तरीके से इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। अब हम इसके लिए स्पेशल कंडीशन लगाएंगे कि ये न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा का मान सबसे कम कब होता है। यदि आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में सबसे पहले इस डेल्टा का मान धीरे धीरे करके घटता है और इसके सबसे न्यूनतम मान पे पहुंचने के बाद इस डेल्टा का मान धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसा कि ये वाली लाइन अगर शुरू में यहाँ होती तो डेल्टा का मान सबसे टॉप पर होता, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, घटने के बाद फिर सबसे एक न्यूनतम मान पे पहुंच जाएगा। ये स्थिति तब आती है जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाती है। अभी ये जो ब्लैक वाली लाइन है फिलहाल के लिए इस वाली लाइन के साथ पैरेलल में नहीं है, मतलब वो इस मिनिमम कंडीशन से थोड़ी बहुत ऊपर की साइड में है। तो जब ये वाली ब्लैक वाली लाइन इस वाली लाइन के पास आ जाएगी, इसका मतलब वो सबसे न्यूनतम विचलन के मान पर पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद ये वाली लाइन अगर इससे भी नीचे जाना शुरू कर देती है तो फिर से इसका मान ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ इसके न्यूनतम विचलन के मान को बताता है। तो जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी उस समय इंसिडेंट एंगल आई और एग्जिट एंगल ई ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और उस समय ये R1 R2 के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं, लिखेंगे कि न्यूनतम विचलन के लिए I बराबर E, R1 बराबर R2 और इन सभी को दोनों को बराबर मान सकते हैं R के। इन सभी का यूज करेंगे उस समय जो डेल्टा होगा वो न्यूनतम विचलन बन जाएगा। तो डेल्टा को हम लिखेंगे डेल्टा मिनिमम। तो इस समीकरण को ध्यान से देखिएगा। अगर समीकरण 3 में A बराबर R1 R2 की जगह यदि R रखें हैं तो हो जाएगा R प्लस R, मतलब कि A बराबर हो जाएगा 2R और R बराबर हो जाएगा A/2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। और इस वाले इक्वेशन में यदि देखें डेल्टा की जगह हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। I और E में से किसी एक की जगह आप E रख लीजिए चाहे I रख लीजिए। तो हम लेके चलते हैं E की जगह I प्लेस कर देते हैं क्योंकि E बराबर है I के। तो इधर बराबर लिखेंगे I प्लस में I माइनस में A। तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर I हो जाएगा 2I माइनस में A। ये माइनस A यदि इधर आएगा तो हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A बराबर 2I। यदि यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो I बराबर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। यहाँ से इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 6। शायद ये चीज़ें फ्रेम में नहीं आ पा रही हैं तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं।
इसको यहीं साइड में लिखते हैं। ये अगर माइनस ए इस साइड आता है तो प्लस ए बन जाएगा, हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर में 2i। यहाँ से यदि i का मान निकालें तो i बराबर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। यहाँ से समीकरण 5 से r का मान मिल गया, समीकरण 6 से i का मान मिल गया। इस i और r का मान यूज करेंगे हम लोग स्नेल के नियम में। हम लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन i बटे में साइन r। तो हम इस ग्राफ को मिटाते हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे कि n बराबर साइन i बटे में साइन r। अगर यहाँ पर i की वैल्यू रखें तो i का मान कितना आया है, डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2। तो अगली लाइन में लिखेंगे साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटे में लिखेंगे साइन r की वैल्यू आई है a बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे a बाई 2। इसको यदि फर्दर हम आगे बढ़ाएं तो उस समय से हमको मतलब ये अगर अपवर्तनांक के लिए केवल फार्मूला देखें तो ये यहीं पर फार्मूले को रोक सकते हैं, लेकिन यदि हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि यदि थीटा का मान बहुत कम हो तो साइन थीटा बराबर थीटा लिखा जा सकता है, जब एंगल बहुत छोटा होता है तब के लिए। तो इसमें यदि उन चीज़ों को अप्लाई करें कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के अल्प कोण के लिए, उस समय साइन थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, मतलब साइन इतनी की वैल्यू केवल यही एंगल रहेगा, साइन इतनी की वैल्यू केवल यही एंगल रहेगा। उस समय हम लिख सकते हैं n बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बटे में a बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा n बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a बटे में a। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये a आ जाएगा n के साथ गुणा हो जाएगा और बन जाएगा n a बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a। इस a को यदि इस साइड भेज दिया जाए तो हो जाएगा n a माइनस a बराबर डेल्टा मिनिमम। इन दोनों में a कॉमन है तो लिख देंगे n, अगर a को कॉमन निकालिए तो लिखेंगे n माइनस 1 बराबर में डेल्टा मिनिमम। ये आ गया आपका न्यूनतम विचलन कोण के लिए फार्मूला। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। अगर आपसे प्रिज्म का अपवर्तनांक केवल पूछा जाए तो आप केवल यहीं तक प्रूफ करेंगे, लेकिन यदि आपसे डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पूछे अर्थात न्यूनतम विचलन कोण पूछ दिया जाए तो आप इसको हल करते हुए आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और यहाँ तक मान ला के छोड़ देंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आपको और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।